के पसीना, सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे, अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। बकरियों की उचित देखरेख का सही तरीका। राजमा की फसल में लगने वाले रोग और रोकथाम के उपाय। प्रदेश में इन मौसम में बदलाव हो रहा है। इस बदलते मौसम में बकरियों को देखरेख की उचित जरूरत होती है, क्योंकि जानकारी के अभाव में बकरी पालकों को काफी क्षति का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में जो किसान बकरी पालन से जुड़े हुए हैं, वे इस समय कौन कौन सी खास बातों का ध्यान में रखें, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र झंझारपुर के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर मुकेश कुमार। नवजात मेमनों को हमें खास ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे ही नवजात मेमना जन्म लेता है, उसके खुर वाले भाग को साफ कर दें और अगला जो एकदम मुलायम जो खुर होता है उसको थोड़ा सा तोड़ दें और उसको बकरी के पास ही रखें। बकरी जब चाटती है तो उससे उसको अच्छी सफाई भी हो जाती है और गर्मी भी मिलती है। और ध्यान दें कि अगर इसमें बच्चे को जन्म देती है तो बकरी के बच्चों 150 से 150 ml ही खीस, जो पहला खीर होता है कोलेस्ट्रम, उसको पिलाना चाहिए। 15 दिनों तक माँ का दूध पीने देना चाहिए। उसके बाद उसको हम नरम हरा चारा पे ला सकते हैं। अब इसी तरह से आप करते रहेंगे। 3 महीने बाद आप बकरी का जो दूध है उसको बंद कर देंगे और उसके बाद उसको एक कृमिनाशक जैसे एल्बेंडाजोल या फिर जो भी आपको मार्केट में उपलब्ध है वो करा सकते हैं। ये तो होगी नवजात मेमनों के प्रबंधन की बात। और जो अब हम जो गर्भवती बकरी है उसके प्रबंधन में ध्यान देंगे कि साफ सफाई का तो ध्यान हमें सब जगह रखना है, अच्छा पानी हमें रखना है, टीकाकरण नियमित रूप से हमें कराना है। और साथ ही साथ आप देखेंगे बकरियों में जो गर्भ पालन की अवधि होती है वो 143 से 148 दिन, आप मान सकते हैं 5 महीने की होती है, जिसमें से जो 5 से 6 सप्ताह, जो अंतिम का 5 से 6 सप्ताह है, उसी में बकरी के बच्चों का अच्छा विकास होता है। 2/3 भाग जो है अंतिम के 3 सप्ताह जो बचते हैं गर्भ पालन में, उसी में उनका अच्छा विकास होता है। इस समय हमें उनको अतिरिक्त खुराक देने की आवश्यकता है और पौष्टिक आहार प्रबंधन के साथ साथ साफ सफाई को रखने से हम अच्छा जो है उसकी संतति प्राप्त कर सकते हैं और इससे हमें बकरी पालन में यथासंभव लाभ मिलेगा। फिटकरी पानी जो है ये आप साफ करते रहें और उसके खुर की अच्छे से साफ सफाई रखें और जो आवास प्रबंधन है उसको थोड़ा सा ऊंचा रखेंगे तो और को खुला रखेंगे। जाड़ों के दिनों में जैसे हम बंद कर देते हैं, इस मौसम में हमें दोनों साइड से खुला रखना है ताकि हवादार हो, तो जिससे हमें अमोनिया वगैरह की कोई भी समस्या नहीं आएगी। इस तरह से हम इसके रोगाणु, विषाणु और अन्य परजीवी का प्रबंधन कर सकते हैं। किसान भाइयों, बकरियों में होने वाली घातक बीमारियों में है PPR। यह विषाणु जनित रोग है जिससे बकरियों में अत्यधिक मृत्यु होती है। इसलिए PPR रोग को बकरियों में महामारी या बकरी प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। ये रोग विशेषकर कम उम्र के मेमनों में और कुपोषण व परजीवियों से ग्रसित बकरियों में अधिक गंभीर एवं प्राणघातक होता है, जिससे बकरी पालन में अधिक नुकसान होता है।
एक जो बहुत ही बीमारी जिसे बोलते हैं PPR है, जिसमें बकरी को बुखार लग जाता है, सुस्त हो जाती है, सांस की परेशानी आती है और मुंह का जब आप मुंह को खोल के देखेंगे तो मुंह में लाल चकत्ते जैसा भाग हो जाता है, बकरी को पतला दस्त भी लगता है। इसके लिए हमें किसान बंधु अभी ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें जो भी पशु चिकित्सक हैं उनकी सलाह से समय समय पर टीकाकरण जरूर कराना चाहिए। और आप इस मुंह में अगर बकरी अभी जो है, बकरियों को इस मौसम में चाहे बकरियों में बीमारी आई हो नहीं आई हो, आप क्या कर सकते हैं, फिटकरी का पानी बना के मुंह और नाक को नियमित रूप से धो सकते हैं। 15 दिनों पे 7 दिनों पे अगर आप धोते रहेंगे। और एक और समस्या, बकरी की जो पूंछ का जो भाग होता है जिसमें बहुत सारे बाल आ जाते हैं, उसमें आप जो बकरी गर्भवती है उसका तो काट ही दे, जो अगर आप देख रहे हैं कि बाल ज़्यादा बढ़ गए हैं तो उसको भी आप समय समय पर उसको ट्रिम कर दिया करें। ट्रिम करने से आपको फ़ायदा होगा कि जो भी आपका अपसर्जित बकरियों से जो उत्सर्जित अवशिष्ट पदार्थ है वो उसमें नहीं लगेगा और उससे संक्रमण होने की समस्या नहीं रहेगी। बकरी पालक अपने पशुओं को PPR जैसी घातक बीमारियों से बचाने के लिए यदि कुछ पहलुओं पर ध्यान रखें तो काफी हद तक बकरियों को इस रोग से बचा सकते हैं। यदि आपकी बकरी PPR रोग से ग्रसित है तो उसे स्वस्थ बकरियों से अलग रख देना चाहिए। रोगी बकरियों का बचा हुआ चारा स्वस्थ पशु को ना खिलाएं और अगर बकरी बीमार है तो उसे चराने के लिए नहीं लेकर जाएं। PPR रोग से प्रभावित पशु का इलाज योग्य पशु चिकित्सक से ही कराएं। निमोनिया जो प्लाज्मा माइकोडियम से होता है, इसमें सांस लेने में समस्या आती है। इसमें हमें ध्यान देना है कि यह जो है मुख्य रूप से आप देखेंगे कि संक्रमित पानी और संक्रमित भोजन देने से होता है। तो हमें ध्यान रखें कि पानी जो है हमेशा बकरियों को इस मौसम में आवश्यकता अनुसार जितना पानी पी सके उतना पानी पिलाएं, लेकिन पानी जो है शुद्ध होना चाहिए। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। राजमा की खेती हरी फली और दाने दोनों के लिए की जाती है। प्रदेश के जिन किसानों ने इसकी खेती की है उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था में है और इसी अवस्था से ही फसल में कई प्रकार के हानिकारक रोग पनपने लगते हैं, जिनकी समय से रोकथाम नहीं करने पर उपज में कमी आ जाती है। इसलिए राजमा की फसल में किन किन रोगों का प्रकोप होता है और इनकी रोकथाम किस प्रकार से करनी है, ये सभी आपको जानना जरूरी है। तो इसके लिए देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार किसान भाइयों, आज के कृषि अंक में हम राजमा की फसल में लगने वाले प्रमुख रोग और इनके नियंत्रण के बारे में बात करेंगे। जैसा कि किसान भाइयों आप देखते हैं कि राजमा की फसल लगातार धीरे धीरे हमारे क्षेत्र में इसकी किसानों की जो है प्रवृत्ति, इसको लेने की प्रवृत्ति बढ़ते जा रही है और ये एक प्रमुख रूप से दलहन फसल के रूप में उभर के सामने भी आया है। पारंपरिक रूप से जो राजमा की खेती है ये खरीफ मौसम में होती है, लेकिन यदि प्रभावी नियंत्रण और उस अच्छी तकनीकों का इस्तेमाल करके यदि हम इस फसल को लें तो रबी में भी इसको हम लगा के अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। अब जब हम देखते हैं कि किसान अपने प्रक्षेत्र में राजमा की फसल ले रहा है, कहीं ना कहीं रोग व्याधि के कारण किसान जो है हताश हो जाता है और उसकी उपज जब कम होती है तो वो इस फसल को लेने से थोड़ा सा बचता है। तो आइए आज इसके बारे में हम थोड़ा सा जानें कि किस प्रकार हम प्रभावी नियंत्रण अपनी राजमा की फसल में रोग व्याधि से कर सकते हैं।
राजमा एक दलहनी फसल है जिसे पोषण का राजा भी कहा जाता है। राजमा में कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं जिसमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है, लेकिन इस फसल में कई रोगों का प्रकोप हो जाता है। मोज़ेक रोग दलहनी फसलों में लगने वाला रोग होता है। ये रोग सफेद मक्खी के द्वारा खेत में फैलता है। इस रोग के कारण शुरुआती अवस्था में पत्तियों पर हल्के पीले रंग के धब्बे बनते हैं। पत्तियों का मोटा होने के साथ ही गहरे हरे रंग में बदल जाना, फसलों की पत्तियों में हरे पीले चितकबरे रंग के धब्बे दिखाई देना। यदि कुछ पौधों पर रोग दिखाई दे तो रोगग्रस्त पौधों को जड़ से उखाड़कर खेत से दूर जला देना चाहिए। इस रोग की रोकथाम के लिए सफेद मक्खी का नियंत्रण करना होगा। इसके लिए डाइमेथोएट 500 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें। राजमा की फसल में यदि देखें तो दो रोग जो है इसको भी सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, इस फसल को, उपज को। इसमें प्रमुख रूप से जो है स्क्लोरेशियम एक फंगस है, कवक है, जिसके कारण तने में विगलन रोग के प्रारंभ हो जाता है। और दूसरा जो इसमें हमको बीमारी देखने के लिए मिलती है इस फसल में, एंथ्रेक्नोज जिसको हम बोलते हैं, उस रोग के कारण राजमा की फसल में हमको उपज में नुकसान देखने के लिए मिलता है। लक्षण देखने की बात यदि हम देखें तो लक्षण जो है पत्तियों में आपको हल्का सा भूरे रंग का धब्बा दिखाई देगा एंथ्रेक्नोज के लिए। और यदि हम तना विगलन की बात करें तो जो पौधा है साथ साथ इसकी जो फलियां हैं इस पे हमको सफ़ेद रंग की रुई के समान जो है ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। ये इसको तने को और साथ ही साथ फलियों को भी ये प्रभावित करती है। राजमा की फसल में उकठा रोग की बात करें तो इस रोग का भी प्रकोप होता है। ये रोग कवक के द्वारा फैलता है तथा मृदा और बीज जनित रोग है। इसका प्रकोप पौधों की किसी भी अवस्था में हो सकता है। इसके कारण पौधे की पत्तियां सूखने लगती है और झुक जाती है। पौधे का रंग हल्का हरा होने लगता है। इसका प्रभाव फूल व पत्तियों पर भी दिखाई देता है, जिस कारण दाने सिकुड़ जाते हैं। रोग नियंत्रण के लिए गर्मी के मौसम में खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए। साथ ही बुआई से पहले रोग रोधी किस्मों को भी लगाएं। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाजिम 2 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके ही बोएं। रोग के लक्षण अधिक दिखने पर कार्बेंडाजिम 50 WP 0.2% का घोल बनाकर पौधों की जड़ों के पास छिड़काव करें। अब हम बात करते हैं इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए। नियंत्रण की जब हम बात करते हैं तो नियंत्रण के लिए, क्योंकि ये दोनों जो बीमारी है कवक द्वारा होती है, तो हमें कवकनाशी का इस्तेमाल करना है। और सबसे जो महत्वपूर्ण कवकनाशी है इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब। ये मिश्रण है। इस दवा के मिश्रण को हम 2 ग्राम प्रति लीटर जल में घोलकर यदि इस्तेमाल करें, इसका इस्तेमाल करने का भी किसान भाइयों आपको ध्यान ये रखना है कि जो आप बुआई करते हैं, बुआई के बाद जब आपकी फल और फलियों का विकास शुरू हो रहा है उससे पूर्व और उसके पश्चात 15-15 दिन का अंतराल करके यदि आप इसका छिड़काव करेंगे तो प्रभावी रूप से इस रोग से आप नियंत्रित फसल को बचा सकते हैं। दूसरा जो एंथ्रेक्नोज बीमारी है, इसके नियंत्रण के लिए टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर इस मिश्रण से दवा मार्केट में उपलब्ध है। इसके आपको 2 ग्राम प्रति लीटर जल में लेना है और इसका घोल बना के इसका भी छिड़काव करने से आपको एंथ्रेक्नोज की जो बीमारी है इससे भी आपका नियंत्रण आपको देखने को मिलेगा। जो प्रमुख बात इसमें है ध्यान रखने की कि जो भी आप दवा का नियंत्रण करने के लिए घोल बना रहे हैं, उस घोल को आप बनाते समय अपना मुख, अपना जो है आप अपनी आँखों को थोड़ा सा बचा के रखें ताकि किसी भी तरीके से कोई भी घोल प्रिपेयर करते समय, तैयार करते समय इससे आपको नुकसान ना हो। और साथ ही साथ दवा का जो छिड़काव है वो सुबह या शाम के समय करें ताकि दवा का प्रभावी रूप से पौधों पर असर देखने को मिले। तो धन्यवाद किसान भाइयों, अगले कृषि अंक में फिर आपसे मिलते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली। प्रदेश के बहुत से किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन उनकी उचित देखरेख के अभाव में पशु विभिन्न रोगों की चपेट में आ जाते हैं। इन्हीं रोगों में से एक है थनैला रोग, जो कि अधिक दूध देने वाले पशुओं में आमतौर पर देखा जाता है। इस रोग से ग्रसित पशु दूध देना कम कर देते हैं। तो किसान भाइयों, पशुओं में थनैला रोग के कारण लक्षण और इसका निदान कैसे करें, आइए जानते हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण कुमार से। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे थनैला रोग के बारे में। थनैला रोग जो मैक्सिमम बहुतायत में देखा जाता है कि बाहर से जो कीटाणु हैं वो थन के द्वारा प्रवेश करते हैं, छिद्र के द्वारा प्रवेश करते हैं और वहाँ से फिर वो थन में जाते हैं। उसमें जाकर दूध एक बहुत अच्छा माध्यम हो जाता है किसी भी कीटाणु को बढ़ने के लिए, तो वहाँ पर बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और फिर उस वहाँ के जो उत्तक हैं, उनके जो टिश्यूज़ होते हैं, उनको एल्वोलाई हैं, उनको वो डैमेज कर देते हैं और उसके बाद वहाँ से बहुत बार में देखा गया है कि खून भी आना लगता है। तो जैसे मैं बताया कि ये जनरली जो है वो छेनी के जो छिद्र होते हैं उसी से कीटाणु और बैक्टीरिया जो है वो उसी में बढ़ता है। थनैला रोग दुधारू पशुओं में होने वाला प्रमुख रोग है। खासकर गाय और भैंसों में बड़ी तेजी से पनप रहा है। यह दुधारू पशुओं के आयन का एक बहुत ही घातक रोग है, जो कि बैक्टीरिया के माध्यम से फैलता है। अगर रोग के शुरुआती लक्षणों को देखकर इसका निदान नहीं किया जाता है तो यह पशु के थनों को बेकार करके उसके दूध को सुखा देता है। यह रोग आयन से संबंधित है, इसलिए केवल यह रोग मादा पशुओं को ही होता है। तो मैं प्रमुख में 3-4 तरीके से होता है, जैसे कि वो और सबसे प्रमुख होता है कि उसमें चोट लगने के कारण, जैसे गाय जब बैठती है, थन और छेनी जो है वो फर्श के साथ या ज़मीन के साथ संपर्क में रहता है, और दूसरा उसके ऊपर जब भी बैठती है तो उसके ऊपर एक पैर रहता है, तो उस पैर का भार से और कड़े सरफेस करके से वो जो छेनी है, छेनी का छिद्र है उसमें वो डैमेज हो जाता है, उसमें इंजरी आ जाती है और वो वहाँ से एक बैक्टीरिया को उसमें अंदर जाने का एक क्षमता आ जाती है। ज़मीन के फर्श से या मिट्टी से संपर्क में आने में वहाँ से बैक्टीरिया कीटाणु है वो थन में चले जाते हैं और वहाँ वो अपना काम शुरू करते हैं और दूध में के जो थन है उसको डैमेज कर देते हैं, जिससे कि वो थनैला रोग हो जाता है। लेकिन अगर थनैला रोग हो जाता है तो ये बहुत ही इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो सबसे अधिक इकोनॉमिकल लॉस थनैला रोग से है। एक तो दूध का उसमें हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, और तीसरा है कि अगर थन खराब हो गया तो दूध का उत्पादन नहीं हो सकता है। तो ये सभी चीज़ों को अगर हम देख लें, मिला लें, तो प्रोडक्शन कॉस्ट और ट्रीटमेंट कॉस्ट और लॉस ऑफ प्रोडक्शन से सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल लॉस पूरे विश्व में ये थनैला रोग से है। इस रोग में बाहरी लक्षण नहीं दिखते हैं, इसलिए इसकी पहचान के लिए दूध को प्रयोगशाला में जांच करवा कर ही पता लगाया जा सकता है। रोग के लक्षणों को देखकर आसानी से पहचाना जा सकता है, जैसे कि थनों में सूजन आना, पानी जैसा दूध आना अथवा दूध में छीछड़े आना, दूध का स्वाद नमकीन या बेस्वाद होना इत्यादि। इसके साथ ही पशुपालकों को इसके दूध का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इन चीज़ों पर हम लोग अगर ध्यान देना शुरू करें तो हम लोग थनैला रोग को बचाव कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग एक रबड़ का मैट आता है और उसमें हम अगर रखें तो गाय को रखेंगे तो उसमें अगर वो बैठती भी है तो उसका थन और उसका छेनी को चोट पहुंचने की संभावना कम रहती है। दूसरा होता है कि साफ सफाई जो होता है, थन को धोना
पोटासियम परमैंगनेट एक दवा मिलती है, वो उसका घोल से दूध दूहने से पहले और दूध दूहने के बाद पूरा थन को उस पानी से धो देना होता है। एक चीज़ मैं बताया कि वो छिद्र है, जो छेनी का छिद्र है, वो हमेशा आधे घंटे तक खुला रहता है। तो उस समय कोशिश करनी चाहिए कि गाय है वो नहीं बैठे ज़मीन में, तो उस समय ही उसको खाना देने की कोशिश करनी चाहिए। दूध दूहते समय आप हमें दाना और दर्रा दे सकते हैं, और जो उसका जो पुआल और या हरा चारा है दूध दूहने के बाद उसको देने से वो आधे घंटे तक खड़ा रह सकती है। और जो दूध दूहने वाले होते हैं जो दूध दूहेंगे, उनका भी हाथ की सफाई मैक्सिमम, जो ये भी एक कारण है कि दूध दूहने वाले से भी ये कीटाणु अंदर चले जाते हैं, तो उनके भी हाथों की सफाई बहुत ज़रूरी है दूध दूहने से पहले। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जलपुरा, जिला अलवर के कृषक विनय कुमार ने। ये पावर टिलर यंत्र की कार्यविधि और उपयोगिता के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो विनय कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जैसा कि अभी मशीन खेती में भी मशीनीकरण का दौर चल रहा है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे जो किसान हैं वो लघु वर्ग के और मध्यम वर्ग के किसान हैं। ऐसे में उन्हें जो है वो भारी मशीन की जो भारी कीमत है उनके बारे में उन्हें थोड़ा सा नुकसान होता है। वो तो इस अवस्था में वो जो है एक जो सबसे उपयोगी उनके लिए मशीन है जो कम दाम में उनके लिए उपलब्ध है बाजार में, वो है पावर टिलर मशीन कि 8 HP से जो ऊपर ट्रैक्टर है ये उनके लिए है। हालांकि ये आपके ट्रैक्टर, ये जो आपके पावर टिलर होते हैं वे कई बहुत सारे HP में आते हैं, जैसे कि आपका 8.5 HP से लेके ये 15 HP तक है, लेकिन किसान भाई जो है वो ज़्यादातर आपका 13 से 15 HP के पावर टिलर इस्तेमाल करते हैं। आधुनिक भारत में खेती करना सबके बस की बात नहीं रह गई है। बढ़ते तेल की कीमतों और खेतों की महंगी जुताई सिंचाई में अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं। हालांकि उन किसानों को अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पावर टिलर किसानों के काम को बेहद हद तक आसान बना देता है। एवं इस मशीन की कुछ और जो महत्वपूर्ण विशेषताएं है कि ये मशीन जो है साइज में काफी छोटा होता है, तो इस मशीन को किसान जो है अपने जिनके खेत छोटे हैं तो वो अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं, तथा इसका वजन भी कम होता है, तो महिलाएं भी इस मशीन को अपने खेत में बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं। जी, इस मशीन को खेत में चलाते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। जैसे कि अगर आप ये चला रहे हैं तो इसमें आपको सिर्फ एक इंसान की ही ज़रूरत है मशीन को चलाने में, लेकिन जब आप खेत में जुताई कर रहे हैं तो इसके जो स्पीड पे ध्यान दें। इसके स्पीड आपको लगभग खेत में 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से होनी चाहिए जुताई के लिए। ये मशीन की और भी है कि जो प्लेन एरिया में तथा जो थोड़ा हिली एरिया है वहाँ पे भी इस मशीन का आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। मशीन को चलाने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आपके खेत में कंकड़ पत्थर हो कोई बहुत, तो उस समय आप आप उनको पहले हटा लें अपने हाथों से, उसके बाद इस मशीन को चलाएं। जैसे इस मशीन की और जो एक विशेषता है कि आप जिन खेतों में बागवानी फसलें लगे हैं आम के, वहाँ पे आपके ट्रैक्टर अगर नहीं जा पा रहे हैं तो आप पावर टिलर के द्वारा आप उस खेत में जुताई कर सकते हैं। पावर टिलर भी एक बहुकार्य कृषि यंत्र है। ये छोटे एवं मध्यम आकार के खेत वाले किसानों के लिए उपयुक्त है। पहाड़ी और ढालू जमीन में एवं छोटे आकार के खेत के लिए ये कृषि यंत्र काफी उपयोगी है। ये 6 इंच की गहराई में रोटावेटर की तरह मिट्टी की जुताई और महीनीकरण एक साथ करता है। इससे खेत की पहली जुताई से लेकर खरपतवार उन्मूलन, सिंचाई, कटाई, मड़ाई, सफाई और ढुलाई तक का काम आसानी से किया जा सकता है। पावर टिलर बेहद हल्का होता है, इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है या फिर लाया जा सकता है। साथ ही ये किसी भी प्रकार के खेतों को तैयार करने में माहिर है। इससे जुताई, बीज बुआई, पौध प्रतिरोपण, दवा छिड़काव तथा खाद्य प्रसंस्करण यंत्र जैसे क्लीनर, कम ग्रेडर, तेल, आटा, चावल एवं
दाल मिल और गन्ना पेड़ाई यंत्रों को इससे जोड़कर आसानी से चलाया जा सकता है। आपके इसमें जैसे अगर आप इस मशीन का इस्तेमाल कर लिए हों तो आपको इसके रख रखाव में इसके जो ब्लेड्स हैं वहाँ पे अगर जो भी खर फंस जाए तो उनको साफ कर ले, एवं जो प्लेट्स उसके बाद आप इसको मशीन को धो के उसके बाद इसमें ऑयलिंग ग्रीसिंग कर ले। इसके जो फ्यूल टैंक है उसको हमेशा बराबर चेक करते रहें, और इसमें ऑयलिंग ग्रीस जो पार्ट्स आपके मिट्टी में जाते हैं, जो इसके ब्लेड्स होते हैं जैसे कि ये देख सकते हैं, तो इस पार्ट्स को जो है आपको ऑफ सीजन में इसमें आपको ऑयलिंग ग्रीसिंग करके रखनी है, तथा जो पार्ट्स में आपके जो बाहर होते हैं जो मिट्टी में नहीं जाते हैं उनको आप पेंट करके रख सकते हैं। ध्यान रखें कभी भी आपके इसके किसी भी पार्ट में मिट्टी नहीं लगाना चाहिए। जहाँ भी आपके किस पार्ट इसके मशीन के पार्ट में मिट्टी लगे होंगे वहाँ पे आपका जंग लगने की समस्या आएंगी। पावर टिलर डीजल और पेट्रोल दोनों से चला सकते हैं। ये दाम में भी कम है जिसे छोटे किसान भी खरीद सकते हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि में यंत्रीकरण का बेहद ही महत्वपूर्ण योगदान है। यंत्रीकरण से उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ती है। यंत्रीकरण से कम समय में अधिक कार्य कुशलता के साथ किए जा सकते हैं। इस यंत्र पर मिलने वाले शासकीय अनुदान के लिए किसान अपने नजदीकी कृषि विभाग या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद इस मशीन की जो इस मशीन के बारे में थोड़ा और मैं बता दूं कि इस मशीन की जो कीमत होती है वो लगभग बाजार में आपको 1.5 लाख से 2.5 लाख 3 लाख के लगभग आती है। इस मशीन के लिए कुछ गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी भी दे रही है किसानों को। तो किसान ये 2 तरीके की सब्सिडी है। एक तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है किसानों को जो कि स्मैम सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के द्वारा, और एक बिहार गवर्नमेंट जो है वो आपको सब्सिडी दे रही है। बिहार गवर्नमेंट के लिए जो सब्सिडी दे रही है वो आपका सामान्य वर्ग के लिए मैक्सिमम 40% सब्सिडी है, और जो आपकी जो SC ST कैटेगरी है उनके लिए सब्सिडी मैक्सिमम 50% है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512, और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921633 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत।